एक्स क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट बॉडीज जैसे कि पहली है इसमें से होलो सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है, ये R1 है और बाहर वाला R2 है, लेंथ इसकी L है। तो इस केस में अगर हीट यहां से आई यहां से निकली तो हमारे पास इसका dr बनेगा, dr इज इक्वल टू L कितना है? L कितना है? L है हमारा dx और k तो k ही रहेगा। a क्या बनेगा? a क्या बनेगा? इसका कवर्ड सरफेस एरिया 2 पाई r l x, क्योंकि हम छोटा सा पार्ट लेंगे ना पहले, फिर इसे इंटीग्रेट कर देंगे, फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से ले कहां तक? ये x क्या होता है? रेडियस। रेडियस पहले हम लेंगे R1 से लेके R2, ये क्या बनेगा? 1/2 पाई L के ln x R2 R1, ये R बन जाएगा 1/2 पाई L के ln R2 बाय R1, 1/2 पाई L के ln R2 बाय R1, ये बनेगा। क्या बात क्लियर है? और स्फीयर के केस में क्या बनेगा? देखो, होलो होलो स्फीयर के केस में एक स्फीयर है, अंदर और बाहर, ये अंदर का एरिया R1, अंदर का रेडियस R1, बाहर का रेडियस R2, अब यहां पे हमारे पास क्या बनेगा? देखो, dr dx क्या बनेगा? ये बन जाएगा k, और a क्या बनेगा? देखो यहां पे x डिस्टेंस पे जो मैं सरफेस एरिया लूंगा वो क्या बनेगा? 4 पाई एक्स स्क्वेयर। सरफेस एरिया ये बनेगा 4 पाई एक्स स्क्वेयर, ये बन जाएगा 1/4 पाई के 1/x माइनस वाला, इंटीग्रेट करा है कहां से लेके कहां तक? R1 से लेके R2, ये बन जाएगा 1/4 पाई के 1/R1 माइनस 1/R2, ये रह जाएगा 1/4 पाई के R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, ये हमारे पास R बन रहा है। क्या बात क्लियर है? ये R की वैल्यू है, तो नोट कर लिया होगा। अब एक लास्ट बता रहा हूं, जैसे मैंने वहां पे फर्स्ट टर्म का नहीं बताया था, डेरिवेशन की वजह से फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म इंपॉर्टेंट है लेकिन इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास लास्ट है फर्स्ट टर्म,
ये से R1, ये हमारे पास होगा, मान लो वो है R2, ये क्या बनेगा बताओ? ये रह जाएगा RL/K पाई R1 R2। एक्चुअली ना अगर किसी को सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी याद है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रो ये हमारे पास यहाँ पे ये रिलेशन चल रहा होता है। वहां पे हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का? ρL/A। बस रो की जगह मैंने 1/K लगा दिया, सेम चीजें चल रही है, सेम टू सेम फॉर्मूले। अगर किसी ने वो याद है, ये अपने आप याद हो जाएंगे, बस ये याद रखना। क्या क्लियर है? अगली चीज जो अब देखने वाले हैं वो है रेडिएशन। रेडिएशंस, देखो रेडिएशंस में सबसे पहले तो सुनो, मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी थी। एवरी बॉडी हैविंग हीट रेडिएट्स एनर्जी। दुनिया की हर बॉडी फॉर टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 के, हाँ, दुनिया की हर बॉडी जो हीट रखती है वो टेम्परेचर 0 के से ज्यादा होगा, वो इस कंडीशन के लिए हमेशा हीट रेडिएट करेगी। थोड़ी सी भी हीट होगी तो रेडिएशन जरूर होगी, ठीक है? अच्छा, प्रिवर्स थ्योरी के हिसाब से एक थ्योरी होती है प्रिवर्स थ्योरी। ये बात भी प्रिवर्स थ्योरी के हिसाब से थी। एक तो एवरी बॉडी रेडिएट एनर्जी फॉर टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 के। ये बात भी हमारी प्रिवर्स थ्योरी से आई। एक और चीज आई, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर सेकेंड इज डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ बॉडी सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगी। और एक और चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। एमिटिंग मटेरियल कहो, एमिटिंग मटेरियल। अब देखो, अब इसके बाद हमारे पास आता है स्टीफन्स लॉ। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? स्टीफन्स लॉ। इसके हिसाब से dQ/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट टू सराउंडिंग is directly proportional to T पावर 4। और दूसरी चीज dQ/dt is directly proportional to A। यहां पे
जब सॉल्व करने पे सारे कांस्टेंट वगैरह लगाने पे हमारे पे फॉर्मूला बनता है, वो बनता है डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू ई ए सॉरी ई ए सिग्मा T4, ई ए सिग्मा T4 सही है, ये बनता है। स्टीफन्स लॉ से ये मिलता है हमें। देखो ई क्या होता है, ई हमारे पास होता है इमिसिविटी, सिग्मा क्या होता है स्टीफन्स कांस्टेंट, ये आता है हमारे पास स्टीफन्स कांस्टेंट। ए एरिया होता है, टी टेम्परेचर होता है। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? ये हमारे पास इमिसिविटी होता है और ये स्टीफन्स कांस्टेंट होता है। क्या बात क्लियर है इतनी? बताओ क्या बात क्लियर है? अगली चीज देखते हैं। कोई मुझसे कहे, अगर मुझसे कहे कोई, मुझे बताओ नेट डी क्यू अपॉन डी टी नेट, यानी कि हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, देखो बॉडी कुछ हीट रेडिएट कर रही है और कुछ सराउंडिंग से ले भी रही है। सराउंडिंग में जब छोड़ेगा तो वो हमारे पास हीट बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, सराउंडिंग से अपनी हीट रेडिएट करेगी और सराउंडिंग से हीट लेगी। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं यहां पे। तो डी क्यू अपॉन डी टी ऑफ बॉडी, यह आ जाएगा ई ए सिग्मा T/B4 और डी क्यू अपॉन डी टी ऑफ सराउंडिंग हो जाएगा ई ए सिग्मा TS4। तो यहां से डी क्यू अपॉन डी टी नेट बनेगा ई ए सिग्मा TV4 माइनस TS4, ये बने। क्या बात क्लियर है इतनी? अब हम एक फॉर्मूला देखते हैं। जब कैलोरीमेट्री हम शुरू करेंगे तब भी ये देखेंगे, फिलहाल अभी देखो इसे यहां पे देखो, MS DT इक्वल टू DQ। अगर हमारे पास DQ अपॉन DT है ई ए सिग्मा T4 TB4 माइनस TS4, DQ की जगह ये रख दू MS DT अपॉन DT ई ए सिग्मा माइनस TS4। तो यहां से ये बन जाएगा DT अपॉन DT ई ए सिग्मा TB4 माइनस TS4 अपॉन MS। क्या इतनी बात क्लियर है? हमारे पास ये बनेगा और आगे चल के यही चीज हमारे पास रूट बनेगी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। अभी देखते हैं उसे भी, पहले इसको एक बार फिनिश करते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक बॉडी है जिसका रेडियस इन स्फीयर जिसका रेडियस R है, टेम्परेचर T पे है, बाहर का टेम्परेचर TS है। ये एक बॉडी है स्फीयर, रेडियस 4R, टेम्परेचर T और बाहर का हमारे पास जो टेम्परेचर है वो TS है। हमें बताना है रेशियो ऑफ डी क्यू अपॉन डी टी। बताओ हमारे पास इस वाली बॉडी के लिए डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू हो जाएगी
ई ए सिग्मा T4 माइनस TS4, और इसके लिए हो जाएगी, अच्छा ए निकाल लेते हैं पहले, E4πr² सिग्मा T4 माइनस TS4, इसके लिए हो जाएगी dQ/dt। E4 का स्क्वायर कितना होता है 16, हो जाएगा 16 E4πr² सिग्मा T4 माइनस TS4। दोनों का रेशो लेते हैं 1 और ये 2, रेशो आ रहा है, यहां पे दिखाता हूं, रेशो आएगा 16, पहले मैं इसको रख रहा हूं 16, या पहले इसे रख लेते हैं, पहले इसका निकाले इसी पे रख लेते हैं। वहां पे जैसे होगा हमारे पास फर्स्ट रेशो 2 या 2:1 का क्या रखा होगा, तो वैसे कर देना, ठीक है। अब मैं पहले इसको ले रहा E4πr² T4 माइनस TS4, ये 16 E4πr² T4 माइनस TS4, ये और ये कैंसिल पूरा, ये रह जाएगा 1/16। अभी के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हीट ट्रांसफर का अगला पार्ट देखेंगे। होप सो इस पार्ट में आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।